हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज टॉपिक अपने पास में है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, बुक सेकंड का टॉपिक है ये। लेसन नंबर पहला जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, लेसन जो है जनसंख्या वृद्धि घनत्व और आपके वितरण से संबंधित लेसन है। टॉपिक अपन डालेंगे इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि। देखिए जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। देखिए जनसंख्या वृद्धि सरल शब्दों में मैं बता दूं, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसे ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता या कहलाती है। ठीक है, समझेंगे इसको। क्या कह रहा है? दो समय बिंदु। अब दो समय बिंदु कौन सा? हमें पता है हमारे देश की जो जनगणना होती है वो कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में होती है। ठीक है, अब 10 वर्षों में होती है तो पहली जनगणना जैसे कि मान लीजिए 2001 में हुई, तो अगली जनगणना कब होगी? 2011 के अंदर होगी। तो इस समय 2001 के समय अगर मान लीजिए आपकी जनसंख्या उदाहरण के तौर पे 1000 है, तो 2011 के अंदर जनसंख्या कितनी हो गई? जैसे कि मान लीजिए 2000 हो गई। ठीक है, तो अब दो समय बिंदु के अंदर अलग अलग जनसंख्या है। इसमें 2001 में 1000 जनसंख्या थी, 10 साल बाद में ये जनसंख्या कितनी हो गई? 2000। तो कहने का मतलब जनसंख्या में क्या हुई है? जनसंख्या में हुई है वृद्धि। ठीक है, और कहां पे हुई है? जैसे कि मान लीजिए राजस्थान के एक गांव में। ठीक है, अब देखिए दो समय बिंदु कौन से हैं? ये दो समय बिंदु हो गए। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष कौन सा हो गया? राजस्थान का कोई एक गांव में रहने वाले लोगों की संख्या में क्या? वृद्धि। पहले 1000 थी, अब कितनी हो गई? 2000। मतलब 1000 व्यक्ति की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब ये हो गया दो समय बिंदु जो सामने दिए हुए और किसी क्षेत्र विशेष की हम जब गणना करते हैं तो पहले वाली जनगणना के अंदर जो जनसंख्या होती है और जब 10 साल बाद में जो जब जनगणना होती है तो जब ग्रोथ आता है या वृद्धि जो होती है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि के बाद में देखिए जनसंख्या जो वृद्धि होती है, आपको मैं बता दूं जनसंख्या वृद्धि को हमेशा किसमें प्रदर्शित करते हैं? जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया प्रतिशत। कभी भी देख लीजिए आप जब पढ़ते हो तो जनसंख्या में 2% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है या 1 पॉइंट की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि जो है वो किस में प्रदर्शित होता है? प्रतिशत में। मतलब जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त करने के लिए हमेशा प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2। अब जनसंख्या वृद्धि किन कारणों से बढ़ती है? पहला कारण प्राकृतिक घटक और दूसरा कारण होता है अभिप्रेरित घटक। ये दो कारक जो होते हैं वो जनसंख्या वृद्धि में ग्रोथ करते हैं। जैसे कि आपका प्राकृतिक घटक की बात कर, प्राकृतिक मतलब प्रकृति। अब प्रकृति जो जनसंख्या में वृद्धि करे, कैसे करेगी? प्राकृतिक वृद्धि का जो विश्लेषण होता है, प्राकृतिक वृद्धि का जो विश्लेषण होता है वो जन्म दर
और मृत्यु दर से निर्धारित होता है। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण जन्म दर व मृत्यु दर से होता है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब प्रकृति, प्रकृति के अंतर्गत तो यही होगा, या तो जन्म या मृत्यु। अगर मान लीजिए मृत्यु दर किसी क्षेत्र की कम है और जन्म दर किसी क्षेत्र की ज्यादा है, मतलब बच्चे खूब पैदा हो रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि हो गई। तो प्राकृतिक, एक प्रकृति निर्धारित कर रही है। ठीक है, तो प्राकृतिक वृद्धि का जो विश्लेषण होता है वह अशोधित जन्म और अशोधित मृत्यु दर से निर्धारित होता है। क्लियर, समझ में आई बात। दूसरा है अभिप्रेरित। देखिए, अभिप्रेरित जो घटक होता है, अभिप्रेरित का मतलब होता है किसी दूसरे को देखकर प्रेरित होकर और व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर जाता है, अपने स्थान को बदल देता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए बगल का व्यक्ति है, शिक्षा लेने चला गया, तो हम भी क्या सोचते हैं, अरे यार बगल का व्यक्ति शिक्षा लेने गया तो हमें भी शिक्षा लेना जाना चाहिए। रोजगार पे गया तो रोजगार। अभिप्रेरित मतलब किसी को देखकर प्रेरित होना। तो किसी क्षेत्र में लोगों के आंतरिक और बाहरी जो संचलन होता है, मतलब आना जाना होता है, इसकी प्रबलता के रूप में इसको स्पष्ट किया गया है। मतलब अभिप्रेरित घटक जो होता है, मतलब आंतरिक और बाह्य जो प्रवास होता है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपका बिंदु हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे अपन, किसी क्षेत्र, ठीक है, किसी क्षेत्र में लोगों का आंतरिक मतलब अंदर से, बाहरी संचलन जब होता है तो वृद्धि होगी या कमी होगी। मतलब दोनों ही चीज, मैं ये नहीं कह रहा आएंगे ही आएंगे, जाएंगे भी। जिस क्षेत्र से जनसंख्या के लोग, मतलब जिस क्षेत्र से लोग गए हैं वहां पे जनसंख्या की कमी हो रही है, ये भी एक जनसंख्या में परिवर्तन है। और जहां से व्यक्ति गया है, जहां पर गया है उस क्षेत्र में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वो जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करेगा। मतलब जहां से निकल रहा है वहां पे कमी को प्रदर्शित कर रहा है, और जहां पे जा रहा है वो वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब प्राकृतिक और अभिप्रेरित जो घटक होता है, प्राकृतिक में तो जन्म और मृत्यु हो गया। किसी क्षेत्र में अगर मान लीजिए लोग मर रहे हैं और जन्म कम हो रहा है तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, कम होगी। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर जन्म ही जन्म हो रहा है और मर कम रहे हैं तो वहां पे जनसंख्या वृद्धि होगी। वैसे अभिप्रेरित हो गया। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या की क्या होगी, ग्रोथ होगी। अगर किसी क्षेत्र से जनसंख्या जा रही है तो उस क्षेत्र में क्या हो रही है, कमी। तो इस तरीके से आपकी जनसंख्या वृद्धि में उतार चढ़ाव इन दो घटकों के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसे उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। देखिए आगे टॉपिक अपना क्या होगा। देखिए जनसंख्या वृद्धि से ही संबंधित है। देखिए भारत जो है, इस भारत की जो जनसंख्या है इसकी वास्तविक वृद्धि दर कितनी है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो 1.64% है। ठीक है, यहां लिखेंगे अपन भारत की जनसंख्या, ठीक है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। ठीक है, ये आंकड़ा जो है वो 2011 के अनुसार आपके किताब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सुनिए, भारत की जो जनसंख्या है उसकी जो गणना होती है वो हर 10 साल में होती है। ठीक है, भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। ठीक है, मतलब जनगणना कितने वर्षों में होती है, 10 वर्षों में होती है। ठीक है, अब इसकी गणना को करने के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है, दशकीय
वृद्धि दर का सूत्र। अगर मान लीजिए आपको किसी क्षेत्र का, किसी देश का, अगर आपको दशकीय वृद्धि दर को निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है G बराबर P2 माइनस P1 बटा P1 इंटू 100। P2 माइनस P1 बटा P1 इंटू 100। G जो है ये तो दशकीय वृद्धि दर ज्ञात करना है आपको, और किसके माध्यम से? इनके माध्यम से। अब इसको भी समझ लीजिए क्या है। देखिए P2 का मतलब क्या होता है? P2 का मतलब होता है, पहले देखिए ऊपर से लिख लेते हैं अपन। G का तो मतलब होता है, क्या बताया मैंने? दशकीय वृद्धि दर, जो कि अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा P2 का मतलब क्या होता है? वर्तमान वर्ष की जनसंख्या, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या, ठीक है। और P1 का मतलब क्या होता है? आधार वर्ष की जनसंख्या, जो आधार रखना चाहते हैं, आधार वर्ष की जनसंख्या। अब जैसे सवाल पूछे आपसे उसके अंतर्गत ये आंकड़े दिए हुए होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए वर्तमान वर्ष की जनसंख्या उदाहरण के तौर पर 1000 है। आधार वर्ष की जनसंख्या, जिसको आधार मान के चल रहे हो, उसकी जनसंख्या मान लीजिए 2000 है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? G। तो कैसे बिठाएंगे अपन? देखिए उधर P2 मतलब 1000 माइनस P1 2000, ठीक है, बटा कितना? 1000, इस तरीके से, और इंटू 100, ठीक है। तो जो हल निकलेगा वो 10 की है। ये एक उदाहरण है, आंकड़े एक ऐसे उदाहरण बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो मतलब अगर मान लीजिए सवाल आपके सामने अगर आता है तो आपको ये याद रखना है, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या में P2 होता है, आधार वर्ष की जनसंख्या में P1, और G आपको ज्ञात करना है। सूत्र आपके सामने है, इन दोनों को माइनस करके इसका भाग देके इंटू 100 कर देंगे, आपका दशकीय वृद्धि दर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। उतारना चाहे तो उतार लीजिए आप लोग। देखिए आगे की ओर, देखिए जनसंख्या वृद्धि की कुछ प्रावस्थाएं हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख प्रावस्थाएं। देखिए प्रावस्था का मतलब क्या होता है ये समझिए। ये आपको बताएगा कि आपको समय के अनुसार आपकी जनसंख्या में जो परिवर्तन हुए वो परिवर्तन क्या। जैसे कि मान लीजिए कुल मिला के 4 प्रावस्थाएं हैं, ठीक है ना। आपकी किताब में कितनी प्रावस्थाएं दी हुई है? 4। इन 4 प्रावस्था में आपको यह पता चलेगा पुराने समय में हमारी जनसंख्या क्या थी, फिर बाद में क्या हुई, फिर उसके बाद में क्या हुई, आज वर्तमान में क्या है। तो ये जो परिवर्तन हुए वो परिवर्तन क्यों हुए, उसके क्या कारण हैं, और उनसे क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, उसके बारे में से अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला बिंदु अपन पढ़ते हैं, प्रावस्था कै। देखिए प्रावस्था कै क्या कहती है? जनसंख्या वृद्धि की। समय कितना है इसका? 1901 से, ठीक है ना, 1901 से 1921 की अवधि है ये, ठीक है। ये इसकी अवधि है, कौन सी? प्रावस्था कै की। अब देखिए इस समय हुआ क्या था? इस समय देखिए इस समय हुआ क्या था? भारत की जो जनसंख्या थी, भारत की जनसंख्या जो थी, उस जनसंख्या की जो वृद्धि दर जो थी वो कैसी थी? रुद्र का मतलब ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है ना, रुद्र व स्थिर, ठीक है। ये आपका भारत की जनसंख्या 2001-2021 का जो समय था, उस जमाने में हमारे भारत की जो जनसंख्या है ना तो बढ़ रही थी ना घट रही थी, रुद्ध थी और स्थिर थी। ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, और रुकी हुई है और स्थिर थी, ठीक है। अब इस समय हुआ क्या था? इस समय हुआ क्या था सुनिए, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर क्या थी? निम्न रही थी, ठीक है। इस समय जन्म दर व मृत्यु दर, ठीक है, ऊंचे स्तर पर समान रूप से थी,
जिससे जनसंख्या वृद्धि कैसी थी, निम्न स्थिति में थी, सरल शब्दों में कहूं मैं कि इस समय जन्म और मृत्यु दर ऊंचे स्तर पर थी, और ऊंचे स्तर में भी कैसे, समान रूप से, दोनों समान स्थिति में थी। हुआ क्या, जिससे जनसंख्या वृद्धि कैसी रही, निम्न स्थिति में रही। उसका क्या कारण था, उसका कारण भी देख लीजिए। उसका कारण ये था, एक तो स्वास्थ्य, जितनी भी सेवाएं थी, आपकी जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं थी, आप कह लीजिए चिकित्सालय सेवाएं, ठीक है, चिकित्सालय स्वास्थ्य सेवाएं, या फिर हम कह दीजिए निरक्षरता इस समय थी, ठीक है ना। हम कह सकते हैं भोजन, ठीक है, इस समय। और क्या था, इस समय आधारभूत जो आवश्यकताएं थी, आधारभूत आवश्यकताएं क्या थी, अपर्याप्त थी। मतलब कहने का मतलब ये सारी चीजें कमी थी इनकी, और इस कमी की वजह से ना तो स्वास्थ्य सेवाएं ठीक थी, ना चिकित्सा सेवाएं ठीक थी, निरक्षरता बहुत ज्यादा थी, भोजन और आधारभूत आवश्यकताएं जो थी वो अपर्याप्त रूप से थी, जिसके कारण हुआ क्या था, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही एक स्तर पे थे, समान रूप से थे, जिससे जनसंख्या में कैसी स्थिति बनी रही, निम्न स्थिति बनी रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण मैंने आपको बता ही दिया। अब दूसरी प्रावस्था में क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ। प्रावस्था क्षय, सेकंड पॉइंट अपना, प्रावस्था क्षय। देखिए इसका समय क्या था, इसका समय था 1921 से 1951 की अवधि। अब देखिए 1921 से 1951 की जो अवधि थी, इस समय जनसंख्या वृद्धि दर कैसी थी, स्थिर। इस समय जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर थी। ठीक है, कैसी स्थिति थी, स्थिर स्थिति में थी। पहली वाली कैसी थी, पहले वाली थी रुद्ध और स्थिर, रुकी हुई और स्थिर। इसमें केवल हम कहेंगे केवल स्थिर थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। अब देखिए इस समय देश के अंदर हुआ क्या था, इस समय देश में एक तो स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार। ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंदर सुधार ने हुआ क्या, सुधार ने कर दिया क्या, मृत्यु दर जो थी, ठीक है, आपकी जो मृत्यु दर थी उसको नीचे ला दी। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य और स्वच्छता के कारण अच्छा सुधार हुआ तो आपकी मृत्यु दर नीचे आ गई, तो जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा सा उछाल आया और स्थिर अवस्था में जनसंख्या हो गई। कारण, अब ऐसी कारण की क्या कंडीशन थी, इस वजह से हुआ बेहतर सुविधाएं मिलने लगी लोगों को। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य, संचार मिलने लगा, मतलब एक तरीके से थोड़ी सुविधाएं आ गई। ठीक है, स्वच्छता आई, स्वास्थ्य सेवाएं आई, संचार व्यवस्था आई, बेहतर परिवहन, ठीक है, बेहतर परिवहन आया, जिसके कारण हुआ क्या, आपकी कंडीशन मृत्यु दर में थोड़ी सी कमी आ गई, मतलब लोग कम मरने लगे। जब सारी सुविधाएं मिलेगी तो लोग मरेंगे भी कम। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब प्रावस्था आती है नंबर 3 की, प्रावस्था ग। तीसरे नंबर का बिंदु आता है प्रावस्था ग। देखिए समय क्या है, इसका समय था 1951 से 81 की अवधि। देखिए भैया ये जो समय था बहुत ही विस्फोटक था। किसका, जनसंख्या विस्फोट का समय था।
ठीक है, बहुत जबरदस्त जनसंख्या में उछाल आया। हुआ क्या इस समय, क्या हुआ था इस समय, मृत्यु दर जो थी, ठीक है, आपकी जो मृत्यु दर थी उसमें तीव्र क्या आई, कमी आगे बात समझ में, और साथ में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। मतलब जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानी जाती है। अब क्यों? क्योंकि जन्म दर तीव्र गति से कम हो गया, सॉरी मृत्यु दर तीव्र गति से कम हो गया, मतलब लोग कम मरने लगे। कारण मैं बता देता हूं, कारण भी लिख रहा हूं साथ के साथ, सब में कारण लिखे हैं मैंने। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन सेवाएं, भोजन, सुरक्षा, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती है बेहतर, ठीक है, सुरक्षा, ये सारी व्यवस्थाएं, जब अर्थव्यवस्था में सुधार आया, अर्थव्यवस्था में सुधार, ये जब सारी व्यवस्थाएं लोगों को मिलने लगी तो हुआ क्या, लोग कम मरने लगे। सारी, जब मेरे को, अगर मैं मर रहा हूं और मेरे को बचाने वाली इंजेक्शन, मेरे पास दवाइयां मौजूद है, कब होगा, जब हर चीज बेहतर व्यवस्थाएं होगी, नियोजन होगा, सुविधाएं होगी, स्वास्थ्य सुरक्षा होगा, तो ही तो व्यक्ति जी पाएगा। और ये सारी व्यवस्थाएं अगर व्यक्ति को मिल रही है तो होगा क्या, व्यक्ति कम मरेंगे, लोग कम मरेंगे, और लोग जब कम मरेंगे तो जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगी, विस्फोट होगा। इसलिए तो जनसंख्या विस्फोट का समय माना जाता है इस समय को, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रावस्था घ, आखिरी बिंदु अपना चौथा बिंदु है प्रावस्था घ। समय क्या है, समय है 1981 के बाद व वर्तमान तक, मतलब 1981 के बाद और आज का समय इसको इंक्लूड कर सकते हैं। हुआ क्या था इस जमाने में और आज के जमाने में क्या चल रहा है, जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा उछाल आया, जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा उछाल आया और फिर बाद में जनसंख्या वृद्धि में धीरे धीरे क्या आने लगी, कमी आई। पहले तो उछाल आता है और फिर कमी आती है। इसका कारण क्या, इस समय हुआ क्या, इस समय जनसंख्या, ठीक है, आपकी जो जनसंख्या है वृद्धि में सुधार किया गया, किसके माध्यम से, सरकार के माध्यम से। अब वो माध्यम क्या था, कारण। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो विवाह की उम्र थी उसे बढ़ा दी गई। किसने बढ़ा दी, सरकार ने। स्त्री को शिक्षा दी गई। मतलब ये जो जमाना था और आज का जमाना, हम जैसे वर्तमान में 2022 है, अब इस टाइम पे क्या है, जनसंख्या थोड़ा धीमी गति से चल रही है। अगर मैं 1981 से बात करूं और 2000 के करीब बात करूं तो जनसंख्या में उछाल था। 2001 के बाद में जनसंख्या फिर धीरे 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 क्या आने लगी, कमी आने लगी। उसका कारण एक ही था, एक तो सरकार ने विवाह की उम्र को बढ़ा दी। पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी, अब धीरे धीरे उस उम्र को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जिससे हुआ क्या, प्रजनन जो क्षमता थी वो धीमी पड़ गई। स्त्री शिक्षा में सुधार, क्योंकि स्त्रियों को ज्ञान नहीं होता है, या फिर एक रूढ़िवादिता, या फिर भगवान की देन, ऐसी कंडीशन चलती रहती है, एक अनपढ़ व्यवस्था, जिसे हम शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों को ऊंचे दर्जे पे ले जाकर उसे ज्ञान देकर उसे ये समझाया गया कि भैया ये भगवान की देन नहीं, ये हमारी देन है।
जनसंख्या वृद्धि के अंदर हमारा पूर्ण योगदान है, ये समझाना। कब? जब शिक्षा का प्रसार हुआ। किसका प्रसार हुआ? शिक्षा का। तो ये जो व्यवस्थाएं जब आई तो पहले ग्रोथ 1981 और फिर धीरे धीरे 2022 आते आते जनसंख्या में थोड़ा डाउन कंडीशन पैदा होने लगी, और ये कब हुई? प्रावस्था घ के अंदर। तो ये इतना टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। ये आपको मैंने आज जनसंख्या वृद्धि के घटक प्रतिशत में व्यक्त किया अपन ने, उसके दशकीय वृद्धि के बारे में बात की, और जनसंख्या की प्रावस्था के बारे में आज अपन ने चर्चा की। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। धन्यवाद।